Hello, good morning to all of you, my dear students. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में स्टडी की थी। फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स की स्टडी हम लोगों ने की थी। अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आगे पहले थोड़ा रिव्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर का और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन के बिना माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो लेट्स रिव्यू इन शॉर्ट प्रीवियस लेक्चर। क्या किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से नेचर में फोर्सेस हैं? मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आप बच्चों आपको याद हो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे मार्क करते थे हम लोग? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा, और कॉन्टैक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर अगर एक्ट करेगा और साथ में क्या ध्यान रखना है, इट इज अ पुशिंग फोर्स। ये कैसा फोर्स था? पुशिंग फोर्स था ये। दिस इज अ पुशिंग फोर्स। व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन जो है पैरेलल टू द सरफेस एक्ट करेगा। कब एक्ट करेगा पैरेलल टू द सरफेस? जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या रिलेटिव मोशन अटेम्प्ट किया जाएगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इनटू प्ले। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ऐसे बात करेंगे हम लोग, द कॉन्टैक्ट सरफेस। एंड व्हाट अबाउट टेंशन? तो टेंशन जो फोर्स था वो हम लोगों ने कैसे मार्क किया था? टेंशन एक पुलिंग फोर्स है एंड ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सिस्टम या अवे फ्रॉम द नॉट या अवे फ्रॉम द टाइड एंड। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अगर हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में करी थी। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने से पहले मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको रिव्यू करता हूँ, ये सारे फोर्सेस को जो हम लोगों ने मार्क किए थे। चलिए, साथ में हम लोगों ने, आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको सिस्टम लेना भी सिखाया था। सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम हम तब उसको कहेंगे जब उसके डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो। तो चलो इसका एफबीडी बनाने की हम लोग करते हैं, एफबीडी बनाते हैं इसका कि कितना बनेगा, इसका एफबीडी कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए। अगर ये कैपिटल एम मास है और ये स्मॉल एम मास है तो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल एम। तो पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में यहाँ पे पेयर वाइज मार्क कर दूँ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टेंशन फोर्स यहाँ पे आप इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये तो एक सिस्टम पे मैंने ऐसे मार्क कर दिए। लेकिन जब हम एफबीडी बनाएंगे तो जब हम किसी सिस्टम को कंसिडर करेंगे, सिस्टम को कंसिडर करने का मतलब हम एक पार्ट ऑफ सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे स्मॉल एम पहले सिस्टम कंसिडर किया। अब अगर स्मॉल एम सिस्टम कंसिडर किया है तो ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड सरफेस पे है। कितनी एंगुलर पोजीशन पे है? ये इंक्लाइंड सरफेस थीटा एंगुलर पोजीशन पे है। और थीटा एंगुलर पोजीशन पे है तो क्लियरली इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो इसका वेट mg, दूसरा इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो इंक्लाइंड सरफेस इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगी, वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये देखो बच्चों, ये स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग क्या करेगी? इस पे टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। तो इस तरीके से हमने ये सारे फोर्सेस इस पे मार्क कर लिए। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम कैपिटल एम का एफबीडी बनाएंगे तो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको समझाया था कि पुली इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कैपिटल एम, क्योंकि पुली और कैपिटल एम के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिस्टम चूज करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम
पार्ट ऑफ सिस्टम या सिस्टम हम उसी को चूज करेंगे जब दो पार्ट ऑफ सिस्टम के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो चलो इसका बनाते हैं हम लोग एफबीडी। अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखो अब पुली इज अ पार्ट ऑफ दिस मास कैपिटल एम, तो इस पे जो टेंशन की फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, टेंशन फोर्स हो गई। ठीक है, एक अलोंग द इंक्लाइन टेंशन फोर्स आ जाएगी, अलोंग द इंक्लाइन मैंने इस तरीके से मार्क कर दी ये टेंशन फोर्स। एक इटसेल्फ इसका वेट भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो वेट इसका कैपिटल एम जी आ जाएगा इस तरीके से, तो दिस इज कैपिटल एम जी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं तो एक ग्राउंड का जो रिएक्शन फोर्स है वो ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ग्राउंड के वजह से जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रही है वो उसको मैं नया नाम देता हूँ से एन। और ये देखो ध्यान से ये टेंशन सेम ही है क्योंकि हमने स्ट्रिंग जब एज्यूम करी थी तो आइडियल स्ट्रिंग, और आइडियल स्ट्रिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, इनएक्सटेंसिबल होती है, मासलेस होती है और स्मूथ होती है, यानी उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। तो थ्रू आउट इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही होगा। और इस तरीके से ये कैपिटल एम का एफबीडी हो गया, दिस इज एफबीडी ऑफ कैपिटल एम एंड दिस इज एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। तो आई थिंक ये अब रिव्यू हो गया पूरा जो लेक्चर जो मैंने आपको समझाया था लास्ट टर्न पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो बच्चों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप ऐसे समझो जब किसी बच्चे को कोई साइकिल दी जाती है ना सीखने के लिए, तो वो अलग अलग साइकिल पे प्रैक्टिस नहीं करता है, वो एक ही साइकिल पे बार बार प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो उस साइकिल को जब सीख लेता है तब वो दूसरी साइकिल ट्राई कर सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे ही जो रेफरेंस प्रॉब्लम है आपका कमांड उसके ऊपर होना चाहिए। जब आपका कमांड उनके ऊपर होगा तो नए एप्लीकेशंस में आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो एक और कैटेगरी है फोर्स की, वो डिस्कस करते हैं, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स बेसिकली, स्प्रिंग होती क्या है पहले अपन ये बात करें। स्प्रिंग बेसिकली आप सबने देखी है, एक मेटेलिक वायर को क्वाइल्ड शेप में अरेंज कर दो तो वो स्प्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब वो स्प्रिंग जो है वो भी मासलेस ही हम आइडियली कंसीडर करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, मासलेस जब तक कहा नहीं जाए, जब मास आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी के रेस्पेक्ट में स्प्रिंग मासलेस कंसीडर करनी है अपने को, और ये हो गई क्वाइल्ड शेप, ठीक है, वायर, और उसको हमने नाम दे दिया स्प्रिंग। तो ये जो बच्चों दिख रही है ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अभी मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, तो ये नेचुरल लेंथ में है अपनी। दिस इज इन नेचुरल लेंथ ओवरऑल, या रिलैक्स्ड स्प्रिंग बोलेंगे इसे। दिस इज नेचुरल लेंथ, दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यहां से यहां तक। और यू कैन से अभी हमने कोई भी एक्सटेंशन इसमें क्रिएट नहीं किया। अब एक्सटेंशन अगर क्रिएट नहीं किया है अगर इसमें, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल लेंथ की बात करेंगे। ये रिलैक्स्ड स्ट्रिंग हो गई, एक तरीके से मीन पोजीशन पे अपन बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूं। अब अगर मैं इस पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करूं, तो आप सबने फील किया है कि अगर स्प्रिंग को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करोगे तो स्प्रिंग भी आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। और मान लो आपने फोर्स एक्सर्ट किया इस पे इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आपने एक्सर्ट किया, इसको अगर मैं लिखूं, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग ड्यू टू हैंड। एस स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग while H stands for hand। ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया हैंड ने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में प्रेस किया, तो स्प्रिंग भी हैंड को इस डायरेक्शन में प्रेस करेगी। यानी कि अगर मैं यहां बात करूं तो फोर्स इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हम लोगों ने कल न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पढ़ लिया था, और उस हिसाब से अगर मैं यहां देखूं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, फोर्स एक्टिंग ऑन हैंड ड्यू टू स्प्रिंग। यहां से एक ये विजुअलाइजेशन आ जाना चाहिए। इस एंड पे हमने बात कर ली कि अगर हमने इस एंड को प्रेस किया तो स्प्रिंग हमारे ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब हम दूसरे एंड पे बात करें, तो जब फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो एंड है ये इस बॉल को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा। यानी दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल
ड्यू टू स्प्रिंग। तो वॉल क्या करेगी, वॉल स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट इज दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग ड्यू टू वॉल। ये ओवरऑल एक्शन रिएक्शन पेयर, यहां पे ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ओवरऑल अगर हम विजुलाइज करें तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर स्प्रिंग को मैंने लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में प्रेस किया तो स्प्रिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है, यानी जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन में बोल रहा हूं मैंने, जो कंप्रेस किया स्प्रिंग को उसको एक्स कंप्रेशन अगर मैंने नाम दिया, सपोज कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और मैंने इस डिस्टेंस को सपोज एक्स कह दिया, ओवरऑल इस डिस्टेंस को मैंने एक्स कह दिया अगर, ठीक है, तो जो एक्स कंप्रेशन हुआ वो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। तो नेक्स्ट सिचुएशन में देखो बेटा, मैंने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे क्लियरली कि ये जो स्प्रिंग है हमने पुल किया है स्प्रिंग को। अब अगर हम स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्प्रिंग को जब पुल करेंगे तो देखो क्या होगा, इस हैंड पे वापस से वही फोर्सेस अगर मैं मार्क करूं तो मैंने पुल किया स्प्रिंग को, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग ड्यू टू हैंड। तो स्प्रिंग क्या करेगी, फील है सबको, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी हैंड के ऊपर, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड ड्यू टू स्प्रिंग। अगेन ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप विजुलाइज करो इसके इस एंड पे, इसके इस एंड पे अगर आप विजुलाइज करोगे तो स्प्रिंग का जो लेफ्ट एंड है वो सीलिंग को या इस वॉल को राइटवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। राइटवर्ड डायरेक्शन में पुल करने का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ड्यू टू स्प्रिंग। तो वॉल क्या करेगी, वॉल इस पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग ड्यू टू वॉल। इस तरीके से ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। और ओवरऑल अगर विजुअलाइजेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन अब आपको आ रहा है कि जो नेट एक्सटेंशन या इलोंगेशन हमने जो क्रिएट किया, अगर वो मैं एक्स कह रहा हूँ तो ये जो फोर्स है जो स्प्रिंग एक्सर्ट कर रही है हैंड के ऊपर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों डायग्राम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है कंप्रेशन के, अगर हम इलोंगेट कर रहे हैं तो भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो इन दोनों बातों से और थोड़े एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस से हुक्स ने एक लॉ जनरेट कर दिया कि जो स्प्रिंग फोर्स है बेसिकली लीनियरली वेरी करता है एक्सटेंशन के साथ, यानी आई कैन राइट कि स्प्रिंग फोर्स F वेरीज लीनियरली विद x प्रोवाइडेड इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा नहीं है कि मैंने स्प्रिंग को पूरा खींच दिया और फिर से वायर बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं स्मॉल x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर स्मॉल x के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो हम इंश्योर करेंगे कि इस तरीके से फोर्स अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो k एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब माइनस साइन बच्चों देखो मैंने अभी आपको समझाया, माइनस साइन में क्या समझाया मैंने आपको कि अगर एक्सटेंशन राइट वर्ड हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। और अगर कंप्रेशन किया मैंने तो स्प्रिंग फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलोंगेशन या कंप्रेशन की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिवली तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये माइनस साइन है। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा k इंटू एक्स, और x आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। चलिए यहाँ पे k को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। अगर फिजिकल मीनिंग निकालें यहाँ पे तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूनिट एक्सटेंशन, फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूनिट एक्सटेंशन कह लो या कंप्रेशन कह लो, एक ही बात है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड या हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया कि स्प्रिंग फोर्स इतना होता है। अब हम इसे ग्राफिकली एनालाइज करेंगे। ग्राफिकली अगर हम एनालाइज करेंगे तो देखो किस तरीके से बात करेंगे। फोर्स हमने पढ़ लिया, ये प्रीवियस डायग्राम है जो मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे अगर ये फोर्स वर्सेस एक्स में डायग्राम बनानी है
या ग्राफ बनाना है तो ग्राफिकली एनालिसिस करते हैं इसका किस तरीके से बनेगा। तो बच्चों देखो, अगर फोर्स को मैं बाई एक्सिस के अलोंग ले लूं और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यानी एक्सटेंशन या कंप्रेशन कंसिडर करूं तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ रखी है। अब लाइन की इक्वेशन आपको बच्चों पता है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। एम स्लोप होता था। स्लोप का मतलब क्या था, कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसके टेंजेंट को स्लोप कहते हैं। एम इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा बेसिक मैथ्स में। और सी क्या होता था इस लाइन में, सी होता था इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस। सी इज नथिंग बट इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस। तो इस लाइन से क्लियरली हमें दिख रहा है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू तो जीरो है। अब इंटरसेप्ट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन कहाँ से पास होगी, ऑरिजिन से पास होगी। लाइन ऑरिजिन से अगर पास होगी तो लाइन इस तरीके से बनेगी। अब देखो ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं इसकी। अगर मैंने स्प्रिंग को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस किया तो माइनस एक्स एक्सटेंशन में बोलूंगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स इस पे देखो राइट वर्ड डायरेक्शन में लगी थी। फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में अगर लगी थी तो इसको ऐसे मार्क कर देंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू दिस कंप्रेशन। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है तो स्प्रिंग फोर्स इस पे लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में लगेगी बच्चों। और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो अब जो फोर्स है वो हम दिखाएंगे लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन का मतलब ये स्प्रिंग फोर्स हो गया माइनस एफ एस। तो ये बात अब एकदम क्लियर हो गई कि स्प्रिंग फोर्स के एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है और इस तरीके से। और मजेदार बात ये कि ये पुलिंग फोर्स भी है और पुशिंग फोर्स भी है। अगर इसे फील करना है तो देखो इसको हम ऐसे विजुलाइज करें कि अगर एज्यूम करो कि दो पॉइंट मासेस हैं और इनको तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तुमने इन्हें एक्सटेंड किया। अगर आप इन्हें एक्सटेंड करोगे तो स्प्रिंग इन दोनों पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। देखो आप ध्यान से, स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। तो ये कैसा नेचर हुआ, एंड्स पे जो ब्लॉक अटैच्ड हैं उनके लिए ये पुलिंग टेंडेंसी डेवलप हो गई एक तरीके से। दिस इज पुलिंग टेंडेंसी। तो ये पुलिंग नेचर भी आ गया इसमें। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ब्लॉक्स को कंप्रेस कर दिया, अगर मैंने इनको कंप्रेस कर दिया इस तरीके से, अगर ये कंप्रेस हो गए दोनों, तो अगर कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग इन पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करने का मतलब ये पुशिंग टेंडेंसी डेवलप हो गई यहाँ पे। ये पुशिंग टेंडेंसी मैं लिख सकता हूँ इसको, दिस इज पुशिंग। तो दोनों नेचर आ गए इसमें फोर्स के भाई। कौन कौन से, पुशिंग और पुलिंग। तो फोर्स की कैटेगरी मैंने आपको सारी समझा दी, सारे कैटेगरी ऑफ फोर्सेस समझा दिए और ये स्प्रिंग फोर्स भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया यहाँ पे। बोलो बच्चों ये बात क्लियर हो गई सबको। आप कमेंट्स कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते रहो और शेयर भी करते रहो डियर स्टूडेंट्स ई करियर पॉइंट चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात हम करने वाले हैं वो है इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने आपको सारे फोर्सेस समझा दिए, स्प्रिंग फोर्स भी बता दिया। अब एप्लीकेशन पे तो बनता है भाई, एप्लीकेशन अगर करना है इसका तो कैसे करेंगे। देखो ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। दिस इज इट्स नेचुरल लेंथ। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग डाटा, फोर्स कांस्टेंट गिवन है तो फोर्स कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। दिस इज 200 न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स कांस्टेंट है इसका। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन ईच केसेस। जो फोर्स मैंने आपको पढ़ाया है वही अप्लाई कराने जा रहा हूं मैं आपको। दैट इज फर्स्ट केस पे बात करते हैं हम लोग। If block A and B both are displaced by 0.5 मीटर in the same direction, अगर दोनों ब्लॉक्स को सेम डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर दें और कितने यूनिट से, 0.5 मीटर से,
तो बतानी है भाई स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी। अब स्प्रिंग फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो लेट अस सी। अगर मैंने ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, और ये ब्लॉक मैंने यहां रखे, अब दोनों को मैंने अगर 0.5 यूनिट से अगर डिस्प्लेस किया तो भाई एक्सटेंशन तो क्रिएट हुआ ही नहीं और ना ही कंप्रेशन क्रिएट हुआ। और अगर किसी स्प्रिंग में ना तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ ना एक्सटेंशन क्रिएट हुआ, तब तो फिर कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगी। दैट इज स्प्रिंग फोर्स कितना, क्लियरली आप समझ सकते हो, दोनों को ही डिस्प्लेस कर दिया तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ नो एक्सटेंशन नो कंप्रेशन, no extension and no compression in this case। अब ना एक्सटेंशन हुआ ना कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब क्लियर है अपने को कि कोई भी स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा यहां पे। चलिए दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट क्या है, देखो बच्चों, अ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ए और बी दो ब्लॉक्स हैं और दोनों को हमने अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है। अब अपोजिट डायरेक्शन तो दो हो सकती है भाई, या तो मैं एक्सटेंड कर दूं या इन्हें कंप्रेस कर दूं, ठीक है। तो अगर एक्सटेंड या कंप्रेशन अगर हम जनरेट करेंगे तो देखो या तो ये पिक्चर बनेगी अपने पास 0.5 से अगर डिस्प्लेस किया है तो ये बात समझ में आ रही है कि 0.5 यूनिट, चलो ये इधर चला गया फॉर इंस्टेंस 0.5 मीटर, और ये भी इस डायरेक्शन में कितना चला गया इधर 0.5 यूनिट, और क्लियरली ये 2 मीटर से ये सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स 3 मीटर हो गया। तो नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में अभी स्प्रिंग की लेंथ 3 मीटर हो गई, यानी नेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना आ जाएगा, नेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो गया, देखो फाइनल लेंथ 3 मीटर, इनिशियली 2 मीटर नेचुरल लेंथ थी, तो नेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 यूनिट। अब अगर x इज इक्वल टू 1 यूनिट आ गया तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी k मल्टीप्लाइड बाई x यानी 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 200, और फोर्स का यूनिट हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं तो अभी के रेस्पेक्ट में न्यूटन, फोर्स इतने न्यूटन आ जाएगा, हम ये बात कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूं अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में इसको कंप्रेस किया होता, और कंप्रेस किया होता तब हमें क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 हो गई, और अगेन मैं यहाँ से यहाँ तक अगर विजुलाइज कराऊँ आपको तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 0.5 मीटर हो गई। तो नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में आप विजुलाइज कर सकते हो कि अब जो नेचुरल लेंथ है वो 1 यूनिट से कम हो गई, यानी टोटल जो अभी एक्सटेंशन कंप्रेशन अगर जो जनरेट हुआ यहाँ पे, जो कंप्रेशन जनरेट होगा वो भी 1 यूनिट का ही हुआ। तो अगर कंप्रेशन भी 1 यूनिट का हुआ, 1 मीटर हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग फोर्स तो स्टिल इतनी ही आ जाएगी। तो ये इस तरीके से सारे हम लोग बात कर ली, हम लोगों ने सारे फोर्सेस पढ़ लिए और इसके एप्लीकेशन भी कर लिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आगे भी कर लेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, दैट इज कि फोर्सेस अफेक्ट कैसे करेंगे मोशन को, इस पे भी डिस्कशन मैंने काफ़ी किया है, लेकिन अब जो लीजेंड्स हैं उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे। दैट इज न्यूटन हैज़ पब्लिश्ड 3 लॉज, और उसमें से फर्स्ट लॉ की बात करने वाले हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपने 9th से अर्ली क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो उसको अब अगले नज़रिए से देखिए कि कैसे हम लोग डील करने वाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब कर रहा है फंक्शन ऑफ फोर्स। फंक्शन ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, नॉट टू मेंटेन। वाई आई एम सेइंग दैट नॉट टू मेंटेन, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। एक्चुअली पहले एरिस्टोटल जो कि एक फिलोसफर था, उसने ये बोला कि मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, बट गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जस्टिफाई कर दिया कि फोर्स को मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, चेंज स्टेट करने के लिए, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन
चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। फिर न्यूटन ने जब एप्पल गिरा तो अपने लॉज जनरेट कर दिए इन सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बेसिस पे। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल हो गया। फर्स्ट आपको बच्चों देखो एनसीईआरटी जरूर टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, कोई ना कोई एक टेक्स्ट बुक जरूर फॉलो करनी चाहिए, और एनसीईआरटी तो बहुत बढ़िया है और आपको जरूर पढ़नी चाहिए, उसको एज ए कॉमिक्स पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे कैसे डील करेंगे इसमें। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी continue to be in a state of rest or uniform motion in the straight line unless or until compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। और बच्चों मैं पहले ही लेक्चर में आपको बात कर चुका हूं कि state of rest या motion is governed by velocity। तो यहां से आप थोड़ा मैथमेटिकली जा सकते हो कि अगर वेलोसिटी जीरो है यानी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी जीरो है, ये दोनों ही बातें ये जस्टिफाई करती हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा dv ओवर dt, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब कोई फोर्स भी नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो इसको हम इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं मैथमेटिकली कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब हमने सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रखी है ओवरऑल। ये स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब फोर्स जीरो है, और यू कैन से अगर फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब या तो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम इस तरीके से दे सकते हैं। और ये फोर्स जीरो होने का मतलब हम इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रिया फर्स्ट लॉ से जनरेट हो रहा है कि अगर किसी सिस्टम पे फोर्स जीरो है तो नेट बॉडी जो है अंडर द सम फोर्सेस या अंडर डिफरेंट फोर्सेस जो है रेस्ट में रहेगी, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में रहेगी। चलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को, क्योंकि मैंने बताया ना गैलीलियो का नाम लिया था अभी, तो गैलीलियो ने वर्ड इंट्रोड्यूस किया था इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया है ये क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया देखो हर एक का अपना अपना होता है, एक जनरल बात करते हैं। मतलब अगर आप कुछ नया करने वाले हो तो आपका इनर्शिया आपको थोड़ा अपोज करता है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लाइक इस तरीके से। आप कोई नई प्रॉब्लम ट्राई करने वाले हो, प्रॉब्लम ट्राई करने से पहले ये मन में आता है इनर्शिया आपका रोकता है कि यार ऐसे करूं या ऐसे करूं, यानी टेंडेंसी टू अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इज इनर्शिया। तो मैथमेटिकली या फिजिकली अगर मैं बात करूं तो inertia is the inherent property of a body due to which it has a tendency to oppose any kind of change of state, any kind of change of state that is either at rest or in motion। basically inertia mass के proportional होता है, जितना ज़्यादा heavier object होगा उतना ही उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा और उतना ही मुश्किल होगा उसकी स्टेट को चेंज करने में। यानी हैवी ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो उसका लार्ज इनर्शिया होगा और उसकी लेस एबिलिटी होगी टू चेंज द स्टेट ऑफ गिवन फोर्स या फॉर अ गिवन फोर्स अगर मैं बात करूं। ऐसे ही रिलेटिवली फिजिक्स में सब कुछ रिलेटिव चलता है। तो अगेन मैं यहां बात कर रहा हूं कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट के बाद में लाइटर ऑब्जेक्ट, तो मैं रिलेटिव बात कर रहा हूं। तो अगर लाइटर ऑब्जेक्ट हैं तो उनका इनर्शिया क्या हो गया, लेस होगा, और अगर उनका इनर्शिया लेस होगा तो दे हैव लार्ज एबिलिटी टू चेंज ऑफ स्टेट फॉर अ गिवन फोर्स। ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ फॉर अ गिवन फोर्स, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो ये महाशय क्या कर रहे हैं कि 40 kg ब्लॉक को तो इजीली इसकी स्टेट चेंज कर देंगे, लेकिन अगर 400 kg आ गया तो इसकी स्टेट को चेंज करने में इनको परेशानी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, मुश्किल होगी बेसिकली। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज ये कोई ब्लॉक है जो v स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है अपना मोशन, तो अगर ये ब्लॉक v स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है अपना मोशन तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में मैंने अगर अप्लाई कर दी, दैट मीन्स मैंने फोर्स कैसे अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की मैंने परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो अगर कभी भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगेगा
तो वो इस वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को तो चेंज नहीं कर सकता। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को बाई डायरेक्शन का फोर्स चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा फिर, ये डायरेक्शन चेंज करेगा इसकी, ये डायरेक्शन चेंज कर देगा इसकी इस तरीके से, यानी कुछ इस तरीके से जाएगा अब इसका पाथ ओवरऑल अगर विजुलाइज करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप याद करो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपने किसी हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया था, तो ऐसा ही कुछ पाथ आया था। चलिए अगर मैं थोड़ा हैवियर ब्लॉक ले लूं, हैवियर ब्लॉक का मतलब अगेन मैं अपने रेस्पेक्ट में यहाँ बात करूं तो उसका इनर्शिया लार्ज हो गया, तो यहाँ पे तो इसने इजीली चेंज कर ली थी अपनी डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये क्या इजीली कर पाएगा, ये मेंटेन रखेगा अपनी डायरेक्शन और ये लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर में जाएगा। फिर ये लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि ये अगर मैं बात करूं तो ये लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर में आएगा। दिस इज लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह सकते हो आप, इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकते हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगेन मैं इंश्योर कर रहा हूं बच्चों कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, और जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं ना बच्चों तो हमें फील आता है सब्जेक्ट का। और फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। जितनी अच्छी आपको फीलिंग आएगी उतना ही आप उसे अप्लाई कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर मैं विजुलाइज करूं, देखो इस तरीके से, ये सबने खेला हुआ है, कैरम सबके घर में होता है जनरली, और आपने इन डिस्क को इस तरीके से बिल्डिंग बना के अगर आप अरेंज कर दो और जैसे ही आप स्ट्राइकर से हिट करोगे तो आप सब ने ये फील किया है, अगर अच्छे आप कैरम प्लेयर हो तो जो डिस्क है वो तो होल में जाएगी और बिल्डिंग एज इट इज मेंटेन रह जाती है। तो एज इट इज मेंटेन रहने का मतलब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे विल मेंटेन देयर पोजीशन। दूसरे एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्लियरली, ये भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अर्लियर क्लासेस से आप करते आ रहे हो, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, कार्ड शीट के ऊपर, ग्लास के ऊपर कार्ड शीट और कार्ड शीट के ऊपर एक कॉइन, और अगर आप इसे फटाफट पुश करोगे तो क्या होगा, ये कॉइन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या हुआ, कॉइन अपनी स्टैटिक सिचुएशन को मेंटेन रखना चाह रहा है, और स्टैटिक सिचुएशन को मेंटेन रखना चाह रहा है तो फिर कॉइन इसके भीतर आ जाएगा और कार्ड शीट आगे निकल जाएगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इतने से बात समझ में आ गई होगी आपको कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। चलिए इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक मैं लेता हूँ एग्जाम्पल डिस्कस करने के लिए। ए पैसेंजर इन अ बस जर्क फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली। ये आपने भी फील किया है कि अगर आप बस के अंदर खड़े हो या बैठे हो तो और बस स्टॉप करे यानी ब्रेक लगाए ड्राइवर, तो जो बॉडी का अपर पार्ट है वो आगे की तरफ बैंड हो जाता है। कैसे हो जाता है, चलो पिक्चर से विजुलाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मस्त है भाई, मोबाइल में लगा हुआ है इस तरीके से, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो मोबाइल कहीं और, खुद भाई साहब कहीं और। यहां से क्लियरली ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो हुआ क्या, बेसिकली जो मैन है एक जॉइंट सिस्टम है, हर जगह जॉइंट है, बहुत सारे जॉइंट है बॉडी के अंदर। तो जॉइंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो इतना पार्ट है बॉडी का, एक तरीके से आप फील करो ये बस के साथ में है। तो अगर बस रेस्ट में आएगी तो इतना पार्ट रेस्ट में आने की कोशिश करेगा, जबकि अपर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज इन मोशन, तो मोशन को कंटिन्यू रखेगा अपर पार्ट। तो ये तो भाई साहब का पैर तो पीछे रह गया और बॉडी निकल गई आगे, और इसलिए वो धड़ाम सीना नीचे। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए एक और एग्जाम्पल पे अगर मैं बात करूं, आपको मना किया जाता है कि भाई चलती हुई बस से मत उतरो, इट इज डेंजरस टू जंप out of moving bus because the jumping man's body is in the state of inertia of motion but legs
सडनली स्टॉप्ड बाय द ग्राउंड। इसको भी अगर आप एग्जाम्पल या एक डायग्राम से समझो तो चलो, ये एक मैं कोशिश करता हूँ बस बनाने की, और ये बस का विंडो या गेट हो गया, और यहाँ से आप कोशिश कर रहे हो उतरने की। यहाँ से अगर आप जंप करोगे, आपका एक पैर जमीन पे और बाकी का बॉडी का पार्ट जो है इसके साथ मोशन में है। तो जैसे ही ये ग्राउंड पे आएगा, ये जैसे ही ग्राउंड पे आएगा, यहाँ पे अगर मैं विजुलाइज करूँ तो देखो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, ये व्हील है, ठीक है। और जैसे ही ये पैर ग्राउंड में आएगा तो ये वाला पैर तो देखो ग्राउंड के साथ रेस्ट में आ गया, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो तो आगे निकल जाएगा, और आगे निकल जाएगा तो आप जैसे ही बस आगे निकलेगी आप धड़ाम, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए एक और मैंने बात करी थी, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो ये भी एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि कार या बस अगर टर्न कर रही है, ये मैंने ट्रेन दिखाई हुई है इस तरीके से, तो हम साइडवेज हो जाते हैं। कार अगर इस तरीके से टर्न कर रही है तो हम इधर जाएंगे, और कार अगर ऐसे टर्न कर रही है तो हम इधर जाते हैं। तो ये जो मोशन है ऐसा हो क्यों रहा है, चलो डिस्कस करते हैं। मान लो जैसे ये पर्सन को मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका हेड को पकड़ लिया मैंने, तो हेड तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टेंजेंशियली, लेकिन जो बॉडी का अदर पार्ट है वो मेंटेन करे हुए है इसके साथ, वो तो इसके साथ कार के साथ मूव कर रहा है या ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो आगे आ जाएगा, ठीक है, और अपर पार्ट इसी डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रह गया, और ये जो लोअर पार्ट है वो इधर आ गया, तो ये किधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, मैंने तीनों कैटेगरी के इनर्शिया आपको समझा दिए हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद अब ये बात हो गई कि भाई फोर्स स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है, रेस्ट या मोशन की। अब कितना फोर्स, तो कितना फोर्स, इसके लिए हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बेसिकली गवर्न बाय मोमेंटम, यानी इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग बॉडी विच मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। और क्वांटिटी ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो वो कैसे डिफाइंड होती है, मास इनटू वेलोसिटी। अर्ली क्लासेस में आपने ये पढ़ रखा है। मोमेंटम का एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो एक्सप्रेशन आएगा मास इनटू वेलोसिटी। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट सिंपली मास का किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ऑब्वियसली किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसे ही सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो दिस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को फील कैसे करें, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर आपने एक बॉल और एक हैवी स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया बच्चों, तो अगर किसी सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, किससे ज्यादा चोट आपको लगेगी, चोट का मतलब मेरा फोर्स से है, आपको चोट लगेगी हैवी स्टोन से ज्यादा अगर आपने उसे कैच करने की कोशिश की, तो होगा कि नहीं। तो किसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा हो गई, ऑब्वियसली किसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा हो गई, ऑब्वियसली हैवी स्टोन की क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये क्लियरली डिपेंडेंसी समझ में आ गई, एम मास पे डिपेंडेंसी है। वहीं अगर दो स्टोन को अगर मैं डिफरेंट हाइट से ड्रॉप कर दूं, आपको पता है वेलोसिटी h हाइट से अगर हम किसी ड्रॉप कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वेलोसिटी होती है √2gh, ठीक है, और एक की हाइट h1 और एक की हाइट मैंने ले ली h2। तो डिफरेंट हाइट से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करने पे जिसकी हाइट ज़्यादा है ना, वो वाला स्टोन आपको ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तो यानी वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंसी है। अब वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंडेंसी है, ये फील आ गया बच्चों कि मास जो मोमेंटम है बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होगा एक तरीके से। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे ये स्मॉल मास है, तो अगर इसकी स्टेट चेंज करनी है तो ऑब्वियसली इसमें इसका जो इनर्शिया है वो कम है, इनर्शिया कम है तो इसमें मोमेंटम भी कम होगा अगर इसका वेलोसिटी से भी है। और ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, यहाँ पे ये हैवियर ऑब्जेक्ट था, हैवियर ऑब्जेक्ट है और सेम वेलोसिटी, तो इसका भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मास पे डिपेंडेंसी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से चलो, ये क्रिकेट तो बहुत शानदार गेम है और आप सभी खेलते होगे। तो जब आप कैच लेते हो बच्चों तो क्या करते हो, अपने हैंड्स को पीछे कर लेते हो।
पीछे करने से क्या किया आपने, जो भाई बॉल v स्पीड से आ रही थी और जब कैच कर लोगे हाथ में आ जाएगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी उसके पास सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मोशन था और बाद में हो गया जीरो, यानी कुछ मोमेंटम में चेंज हुआ। अब अगर जितना जो चेंज इन मोमेंटम आप कर रहे हो फॉर गिवन बॉल और हैंड, अगर उसका टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा लेते हो ऐसे कैच करते समय, तो फोर्स आपको कम लगती है, यानी चोट कम लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे करके कैच लोगे तो फोर्स भी बहुत तेज लगेगी आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है वो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ भी लिंक हो रहा है यहाँ पे, और जब टाइम से लिंक हो रहा है तो वो फोर्स से लिंक हो रहा है। अगर हम गिवन टाइम इंटरवल या लार्ज टाइम इंटरवल रखेंगे तो फोर्स कम आएगी गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए, और अगर हम कम टाइम रखेंगे तो क्या होगा, गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए फोर्स ज़्यादा आएगी। यहाँ से ये फील आ गया होगा मेरे बच्चों, तो आप इस तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक मैंने एक ही डायरेक्शन में बात की थी। चलो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि स्टोन को रोटेट करा रहा है कोई पर्सन। अब स्टोन को अगर ये रोटेट करा रहा है तो देखो बच्चों ध्यान से, इसके हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कोई ना कोई एजेंट तो होगा जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इस पे। अब वो एजेंट कौन है, ऑब्वियसली पर्सन का हैंड है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप देख सकते हो मोमेंटम वेक्टर भी चेंज हो रहा है थ्रू आउट, और मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फोर्स भी होनी चाहिए, और वो फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, हैंड एक्सर्ट कर रहा है। ज़्यादा तेजी से घुमाओगे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हैंड को, कम तेजी से घुमाओगे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगेन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो लिंक होता हुआ दिख रहा है फोर्स से, और यही काम न्यूटन ने किया था सेकंड लॉ देके। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ पे आ गए हम लोग। सेकंड लॉ अगर हम विजुलाइज करें तो वो क्या है सेकंड लॉ, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स क्या मतलब हुआ, बेसिकली ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स बता रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ बता रहा था हमें फंक्शन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ हमें बता रहा है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, और थर्ड लॉ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, वो एक्शन रिएक्शन पेयर था। चलिए अगर मैं ऐसे कंसिडर करूं कि अगर F फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे, मास m है बॉडी का, और v वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी हो जाती है v प्लस डेल्टा v इन अ गिवन टाइम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो उसका देखो m इंटू वी हुआ। फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट m इंटू वी प्लस डेल्टा वी, ऐसे लिखा जाएगा। और अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये क्या कहता है लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। चलो लिख देते हैं इसको इस तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, कुछ के कांस्टेंट है बेसिकली, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें के की वैल्यू 1 ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। और ये आपको पता है कैलकुलस से कि अगर हम लिमिट यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कर दें तो फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स इज नथिंग बट dp ओवर dt। इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हैं फोर्स को, दिस इज नथिंग बट dp ओवर dt। चलिए अब ये dp ओवर dt है तो इसको देखो हम विजुलाइज करते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाते हैं। d ऑफ dt, p को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं p इज नथिंग बट m इंटू वी। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो फॉर इंस्टेंस मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मास अभी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा क्योंकि दो वेरिएबल हो गए मेरे पास। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू dm ओवर dt, ये एक्सप्रेशन आ गई। तो यहां से क्लियरली मुझे दिखने लगा कि जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, m dv ओवर dt प्लस dm ओवर dt मल्टीप्लाइड बाई v वेक्टर, इस तरीके से। अब अगर मैं कहूं कि जनरली अपन यही करने वाले हैं कि मास अगर कांस्टेंट है, इफ
m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर m की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्लियरली आपको पता है बच्चों कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो कितना मिलेगा हमें? फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी m dv ओवर dt, बिकॉज dm ओवर dt कितना हो गया? dm ओवर dt 0 हो गया। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गई एंड दिस इज नथिंग बट m into a. This is Newton's second law, force, या you can say और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए तो this is external force या unbalanced force। अगर unbalanced force होगा तभी बॉडी एक्सेलरेट होगी, नहीं तो एक्सेलरेट नहीं होगी। और ये जो सिचुएशन है एक्सटर्नल फोर्स, ये किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स किसी ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो कार वाला ऑब्जर्वर भी देखेगा तो उसके रेस्पेक्ट में भी मैं 10 न्यूटन ही अप्लाई कर रहा हूँगा। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। हम लोग ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें ध्यान रखेंगे। मास तो क्वांटिटी है उसकी, मटेरियल की, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सेलरेशन फ्रेम डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिफरेंट आ जाएगा, फ्रेम डिपेंडेंट। दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट, जबकि फोर्स इस तरीके से। चलिए इसको और चीजें निकालते हैं इसमें से, न्यूटन सेकंड लॉ में से, ठीक है। उससे पहले थोड़ा यूनिट की बात कर लें। यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग न्यूटन यूज कर चुके हैं अभी, फिर भी और बात कर लेते हैं। ऐसा ही यूनिट अपने को याद रखना है, किलोग्राम। याद क्या करना है? सीधे सीधे यहीं से दिख रहा है, m इंटू ए है, मास का kg और a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से। CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। कैसे कन्वर्जन होगा? सीधे सीधे आप दे सकते हो, दिस इज नथिंग बट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है। और अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम्स का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम, यानी 10 टू द पावर 3, ठीक है। मीटर का मतलब हो गया 10 टू द पावर 2। सेंटीमीटर तो ये बन गया ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर एज इट इज। तो ये बन गया देखो 10 टू द पावर 5, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट डाइन। तो ये थोड़ा सा अपन इस तरीके से ध्यान रखें, कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये ध्यान रख सकते हो। 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो 1 न्यूटन को भाई हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। देखो 1 न्यूटन फोर्स हम तब बोलेंगे जब 1 kg मास पे अगर फोर्स एक्सर्ट करें तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो एक्सेलरेशन क्रिएट कर दे, तो हम बोलेंगे भाई फोर्स कितना हो गया? 1 न्यूटन। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला एज इट इज mlt-2, क्योंकि m का m हो गया और एक्सेलरेशन का lt-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब है 1 kg वेट या 1 किलोग्राम फोर्स है। क्या? इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ 1 kg बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो एक्सेलरेशन g हो जाता है। तो g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, और मास हमने कर दिया कितना बच्चों? 1 kg। तो क्या कन्वर्जन फैक्टर बन गया कि 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। F इज इक्वल टू ma, m 1 हो गया, a का मतलब g हो गया, तो 1 kg F का मतलब 9.8 न्यूटन। इस तरीके से आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स, तो वो 980 डाइन के बराबर हो जाएगा CGS यूनिट में। तो ये आप टिप्स पे रख सकते हो, रिजल्ट ज़रूरत पड़ती रहेगी अपने को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं अबाउट सेकेंड लॉ। देखो अब सेकेंड लॉ मैंने आपको बता दिया, F इज इक्वल टू ma, यानी F एक्सटर्नल फोर्स था और उसके रेस्पेक्ट में मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोगों ने ये जनरेट कर लिया। अब इसमें क्या है सेकेंड लॉ से? देखो F इज इक्वल टू अगर ma है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma लिखा हुआ है,
तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब A 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर A 0 है तो F एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यस माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ जनरेट हो गया। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ हमने जनरेट कर लिया। ऐसे ही चलो दो पार्टिकल्स की बात करें, अगर हम एक पार्टिकल का मोमेंटम है P1 और दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब कौन सा फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से ये टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे होंगे? इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 पॉइंट चार्ज हो जाएं अपोजिट नेचर के, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, या एक M1 और दूसरा M2 हो जाए, क्योंकि 2 पॉइंट मासेस के बीच में भी तो बच्चों आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कल पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ये F1 है ये F2 है, और इसका मोमेंटम किसी इंस्टेंट पे मैंने P1 लिखा, इसका मोमेंटम मैंने किसी इंस्टेंट पे अगर P2 लिखा, और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये सिस्टम हमने ये लिया हुआ है। अभी इसके रेस्पेक्ट में हम लोग विजुलाइज करना चाह रहे हैं। अपना सिस्टम है ये M1 और M2, और अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही है तो इसका मतलब F एक्सटर्नल 0, और F एक्सटर्नल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, विच इज नथिंग बट, आप देखो ध्यान से, dP1 ओवर dt प्लस dP2 ओवर dt is equal to 0. Now dP1 over dt is nothing but force acting on this M1 कह सकते हो, इसको मैं M2 कह देता हूं फॉर इंस्टेंस। ठीक है, और dP2 ओवर dt रिप्रेजेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर, एंड विच इज नथिंग बट न्यूटन्स, यस न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ है डियर स्टूडेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन 1, और प्रिसाइज कर दूं तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इंटरनल फोर्सेस। और इस तरीके से हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ पे डेवलप कर लिया। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वेक्टर इक्वेशन है जो मैंने लिखी है, F इज इक्वल टू ma, ये वेक्टर इक्वेशन है, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन है तो इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में ओवरऑल। तो अगर तीनों पार्ट पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो Fx इज इक्वल टू ma(x) लिखा जाएगा, y डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो Fy इज इक्वल टू ma(y) लिखा जाएगा, और ऐसे ही Fz इज इक्वल टू ma(z), यानी फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे 3 डायरेक्शन में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन के फोर्स से अफेक्ट नहीं होता है, वो y डायरेक्शन के फोर्स से अफेक्ट नहीं होता है। इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं इन 3 डायमेंशनल प्लेसेस अगर फोर्स को इस कैटेगरी में लिखा जाए, दिस इज Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। तो यहाँ से क्लियरली बात समझ में आ रही है कि Fx इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा जाएगा Fy ये एंड Fz ये। और जो मैंने अभी समझाया कि इफ एन एक्सटर्नल फोर्स मेक्स सम एंगल विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी देन इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो आप लोग ये पढ़ चुके हो कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक पार्टिकल को हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, सपोज मैंने इस पार्टिकल को u स्पीड से अगर प्रोजेक्ट कर दिया, सपोज यहाँ पे मैं इस तरीके से बना लेता हूँ ये, यस देखो ध्यान से, ये गया ऐसे x डायरेक्शन हो गई और ये y डायरेक्शन हो गई, और मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था u स्पीड से, ठीक है। और मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज g डाउनवर्ड। तो अगर मैंने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और आप पढ़ चुके हो ये, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो देखो u cos थीटा होता है, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता है, u sin थीटा होता है, ठीक है ना बच्चों। और जो फोर्स लगेगी इस पार्टिकल पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम विजुलाइज करें तो वो तो डाउनवर्ड ही लग रही है,
फोर्स इस पे डाउनवर्ड ही लग रही है थ्रू आउट। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है यानी निगेटिव बाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, ये कौन सी वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकती, u cos थीटा, और ऐसी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि x डायरेक्शन का मोशन बाई डायरेक्शन के फोर्स से या z डायरेक्शन के फोर्स से अफेक्ट नहीं होगा। हम इंडिपेंडेंटली x डायरेक्शन के मोशन को डील करेंगे, इंडिपेंडेंटली बाई डायरेक्शन के मोशन को डील करेंगे, इंडिपेंडेंटली हम z डायरेक्शन के मोशन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए न्यूटन थर्ड लॉ देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और अभी के रेस्पेक्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करूंगा। न्यूटन थर्ड लॉ इज नथिंग बट एक्शन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर अप कर लिया था। अभी मैं सर्टेन एग्जाम्पल से बात कर लेता हूं। लाइक जैसे देखो, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से, अगर अभी देखो आप इसका मार्क क्लियरली आपको दिख रहा है, ये 0 है और यहाँ भी 0 है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, नेचुरल लेंथ में है दोनों, जस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। अब अगर इनको पुल करेंगे तो देखो ध्यान से, कुछ रीडिंग आती हुई दिखी और वो रीडिंग क्लियरली दिख रहा है 50 ग्राम वेट, और यहाँ भी 50 ग्राम वेट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जब हमने पुल किया या राइटवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल किया तो बेसिकली जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हुई है वो 50 ग्राम वेट, यानी स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, एक तरीके से रिएक्शन। जबकि जो बेसिकली देखो फिजिकल बैलेंस आप सबने देखा है, तराजू बोलते हैं अपन इसको, है ना। और फिजिकल बैलेंस की बात करें तो फिजिकल बैलेंस केवल मास ऑफ द बॉडी रीड करता है। ये आप अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बातें होती रहेंगी कि स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा रिएक्शन फोर्स रीड करेगा। ठीक है, तो अभी के रेस्पेक्ट में इसकी रीडिंग आ गई 50 kg वेट या 50 ग्राम वेट, और ग्राम वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको अभी सिखा दिया है मेरे बच्चों। चलिए एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो ये गन दिख रहा है और आपने गन नहीं चलाई होगी, लेकिन अगर चलाएंगे तो क्या होगा, देखो बुलेट बाहर निकलेगी और यू विल फील अ जर्क। क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व फोर्स बुलेट पे इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में लगा, और रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इस तरीके से ये। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन, अगेन और भी एग्जाम्पल से अपन बात कर सकते हैं एक्शन और रिएक्शन पे। देखो बैलून में एयर फिल कर दो और फिर उसे छोड़ दो, तो बैलून में से आपको सबको पता है कि एयर तो पीछे जाएगी, एयर पीछे जाएगी और बैलून ऊपर उठता है, ये सबने ऑब्जर्व किया है। उसके अंदर की जो एयर है वो पीछे की तरफ और बैलून ऊपर उठता है। तो अगेन एक्शन और रिएक्शन। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्शन और रिएक्शन में हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, अगर एक एक्शन कह रहे हैं तो दूसरा रिएक्शन होगा, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे ही लगते हैं। चलिए इसी पे बेस्ड है ये रॉकेट प्रिंसिपल। रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस पीछे की तरफ इजेक्ट होती हैं, तब रॉकेट ऊपर उठता है। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स जनरेट होती है, और ये इस तरीके से अपन ऐसे बात कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल से अगर हम देखें, ये देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, ये जंप कर रहा है इसमें से, और जब जंप कर रहा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो ये बोट इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए यहां लैंड हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन। तो अगेन एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस तरीके से। और एक्शन और रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा एक ही लाइन के अलोंग लगते हैं, एक ही लाइन के अलोंग लगते हैं। तो ये न्यूटन्स के तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए अच्छी तरीके से, और इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो तुरंत इसको लाइक शेयर बढ़ाते जाओ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। स्टे ट्यून्ड विद मी।